तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोंग्योन पिक पर एक लाइफ एंड डेथ बैटल शुरू हो गई। जो भी इसमें सरवाइव करेगा सिर्फ वही एंसेस्टर शी का सक्सेसर बन सकता। तो लियोजिन और जियांग ने टीम अप होते हुए अपने अपोनेंट्स को मार दिया। हालांकि इसी चक्कर में लियोजिंग ने अपना लाइफ एसेंस खोकर वो नॉकआउट हो गई, जिसके चलते जियांग इस मुकाबले का विनर बन चुका था। और विनर बनने का मतलब था कि एंसेस्टर शी अब उसकी बॉडी पर कब्जा करेगा। वो एंसेस्टर शी के लिए एक नई वेसल बनने वाला है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एंसेस्टर शी को देख पाते हैं, जो कि जियांग को अपने हॉल में लेकर आ गया था और अब वो अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जियांग को अवेकन कर देता है। एंसेस्टर उससे कह रहा था कि तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा कि तुम काफी ज्यादा मायूस हो, मगर तुमने तो खुश होना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम मुकाबला जीत चुके हो। हेवन शेकिंग केव में तुम अकेले ही सरवाइव कर गए और इसी वजह से तुम आज के बाद मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट सक्सेसर हो। अब ये सुनते साथ ही जियांग ना चाहते हुए एंसेस्टर का शुक्रिया अदा करने लगा। उसे पता था एंसेस्टर का सक्सेसर बनना यानी कि अपनी जान से हाथ धो बैठना, मगर फिलहाल जियांग उस पोजीशन में नहीं है कि एंसेस्टर के खिलाफ जा सके। उतने में ही एंसेस्टर शी ने एलिक्सर पिल्स की एक बोतल जियांग के हवाले कर दी। वो कह रही थी कि आज के बाद तुम बस अपनी रिकवरी पर फोकस करोगे। एक इम्पोर्टेंट मोमेंट का स्वागत करने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। न जाने कितने ही सालों बाद हमारी स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट में दोबारा से खुशियाँ आएगी। हमारा सेक्ट एक बार फिर से रिवाइव होने वाला है और इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। सब जियांग भी उसे रिस्पेक्ट पेश करते हुए वहाँ से निकल पड़ा। वो काफी ज्यादा मायूस था कि उसने लियोजिन को खो दिया और अब जियांग के वहाँ से जाने के बाद फेरिजो एंसेस्टर से मिलने पहुंच गई। वो कह रही थी कि एंसेस्टर आपने तो जियांग को ऑलरेडी चुन लिया था, तो फिर आपने जैंग की पावर्स को बढ़ाने के लिए सीक्रेटली उसकी हेल्प क्यों की? जिस पर एंसेस्टर कहता है कि ये सब करने के पीछे मेरे अपने रीजंस थे और तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ सकती। मगर फेरिजो तो अपना मुंह बंद करने के लिए तैयार नहीं थी। वो एंसेस्टर से कहती है कि आपको जियांग पर पूरा भरोसा नहीं था और आप नहीं चाहते थे कि लियोजिन इस मुकाबले में सरवाइव कर सके। इसी वजह से आपने जैंग को एक बैकअप के तौर पर इस्तेमाल किया। जिस पर एंसेस्टर गुस्से में कहने लगा कि शुक्र मनाओ तुम अभी तक जिंदा हो। अगर तुम्हारे पास भी जियांग जैसे स्पेशल रूट्स होते तो कब का ही मारी जाती। तुम और लियोजिन काफी ज्यादा स्पेशल हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा नहीं किया क्योंकि तुम दोनों भी औरतें हो और मुझे एक मर्द की बॉडी चाहिए थी। चलो अब चुपचाप से यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अब अगले सीन में हम जियांग को देख पाते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान था। वो अपने गम को भुलाने के लिए ढेर सारी वाइन पी रहा था। वेल यहाँ पर वो लियोजिन को काफी ज्यादा मिस कर रहा था। इस बंदी ने हमेशा उसका सपोर्ट किया है। साथ ही लियोजिन ने उसे बताया था कि मेरे पास बस अब तुम बचे हो और इसी वजह से मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहूंगी। वो कहती है कि अगर इस फाइट में हम दोनों में से किसी को मरना पड़ा तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सरवाइव करो। और उतने में फेरिजो से मिलने पहुँच गई। जियांग तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जल्दी से यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे बात भी करना नहीं चाहता। लेकिन फेरिजो तो उसकी एक नहीं सुनती। वो कह रही थी कि जरा अपनी हालत देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम एंसेस्टर शी का मुकाबला करने के काबिल नहीं बचोगे। जिस पर जियांग कहता है कि शायद तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास बातों पर यकीन करूंगा, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। तुमने मुझसे वादा किया था कि लियोजिन सेफ रहेगी, मगर फिर भी वो लाइफ एंड डेथ बैटल में मारी गई। तभी फेरिजो से कहती कि ये तुम्हें किसने बोला कि लियोजिन मारी गई? अब ये सुनते साथ ही जियांग के दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी फेरिजो से कहती कि मैंने तुमसे वादा किया था कि लियोजिन इस मुकाबले में सरवाइव करेगी और वो अभी भी जिंदा है। अब ये सुनते साथ ही जियांग उससे पूछने लगा कि अगर लियोजिन जिंदा है तो फिर वो कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पर फेरिजो कहती है कि उस डीमन ने उसे कहीं पर भेज दिया है। फिलहाल वो कहाँ पर है इसके बारे में तो मैं भी खुद नहीं जानती, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि लियोजिन जिंदा है और अगर तुम्हें उस तक पहुँचना है तो उसका बस एक ही रास्ता होगा, तुम्हें एंसेस्टर शी को मारना पड़ेगा। जिस पर जियांग कह रहा था कि एंसेस्टर काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा पाऊंगा। तो फेरिजो से कहती कि तुमने तो अभी से ही हार मान ली, तुम्हारे पास काफी स्पेशल एबिलिटीज है
है, लेकिन शायद तुम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। वेल यहाँ पर जियांग को पुरानी बातें याद आने लगी। उसने अपना सब कुछ खो दिया था और इसी वजह से अब जियांग के पास खोने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो फेरी जू से कहता है कि मुझे बताओ तुम उस एंसेस्टर को मारना क्यों चाहती हो? उस बंदे ने ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया जो तुम उसके खून की प्यासी बन गई? तो फेरी जू से कहती है कि इस सेक्ट में मुझे फेरी कह के काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती, लेकिन ये रिस्पेक्ट बस मेरे मुंह पर है। मेरे पीठ पीछे लोग मुझे एंसेस्टर शी की कॉन्क्यूबाइन बोलते। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास अपनी कोई काबिलियत नहीं और एंसेस्टर शी की वजह से ही मेरा एग्जिस्टेंस है। जिस पर जियांग बता रहा था कि मैंने तो कभी भी तुम्हें एंसेस्टर शी की कॉन्क्यूबाइन की नजरों से नहीं देखा। मैं तो तुम्हारी तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उस वक्त भी स्टीवर्ट चुआन मुझे और ल्यूजिन को मारने की फिराक में था, लेकिन तुमने इंटरवीन करते हुए हम दोनों को बचा लिया और इसी वजह से मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने इस मिशन के लिए मुझे क्यों चुना। जिस पर फेरीजू कहती है कि तुम्हारी पावर काफी ज्यादा स्पेशल है, तो अगर उस पावर को सही तरीके से यूज किया जाए तो हम उस डीमन को रास्ते से हटा सकते हैं। और अब फेरी जू से अपनी कहानी बताने लगी। वो कहती है कि जब मैं पहली बार कोंगियन पीक पर आई थी तब मैं भी तुम्हारी जैसी नॉर्मल थी। मुझे भी कल्टीवेशन की ऊंचाइयों पर जाने की ख्वाहिश थी और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि एंसेस्टर शी एक महान शख्सियत है। मैंने हमेशा उसकी पूरे दिल से रिस्पेक्ट की। मुझे लगा था कि वो कल्टीवेशन की पाथ पर मुझे गाइड करेगा। और फिर फेरी जू ने जियांग को अपने घाव दिखा। उसकी बॉडी पर कई सारे नाखूनों के मार्क्स थे। वो कहती है कि जिस बंदे को मैंने अपने दिल से रिस्पेक्ट दी वो बस एक शैतान था। उसने यहाँ आते साथ ही मुझे अपना स्लेव बना लिया। वो मेरे साथ जो चाहे वो कर सकता है और मैं कभी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाऊंगी। और सच बताओ तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ वो मुझे ढूंढ निकालेगा। मैं बस उसकी एक प्रिजनर हूँ और हमेशा उसकी गुलाम रहूंगी। वो हर रोज मुझे टॉर्चर करता है और जब तक वो जिंदा रहेगा मुझे हर रोज इसी पेन को सहन करना पड़ेगा। जियांग को भी उसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो समझ चुका कि फेरी जू एक कैदी है और वो बस उस प्रिजन से आजाद होना चाहती। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम सेक्ट मास्टर और उनकी बेटी को देख पाते हैं। वो काफी दूर से ही कोंगियन पिक को ऑब्जर्व कर रहे थे। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि शायद एंसेस्टर शी का प्लान अब पूरी तरह से तैयार हो चुका। वो एक बार फिर से मासूम डिसाइपल की जान लेने वाला है और हम इतने मजबूर है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। इधर जियांग भी एंसेस्टर शी से मिलने पहुंच चुका था। एंसेस्टर शी उससे कह रहा था कि अब तुम मेरे सक्सेसर बन चुके हो और इसी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया। मेरा एक क्रिस्टल काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे डिवावर करने के बाद कल्टीवेशन की पाथ काफी ज्यादा आसान हो सकती। वेल इसे एक्वायर्ड डाओ बॉडी क्रिस्टल कहा जाता था। शी उसे बता रहा था कि इस दुनिया में एक ट्रू इमॉर्टल बनना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर तुम्हें ट्रू इमॉर्टल बनना है तो तुम्हारे पास एक इनेट डेस्टिनी होनी चाहिए और किस्मत तो ऐसी चीज है जिसकी बस तुम उम्मीद कर सकते हो। हालांकि कुछ ऐसे फैक्शंस थे जिन्होंने तकदीर के खिलाफ जाने का फैसला लिया और फिर इसी तरह से इस क्रिस्टल की रचना हुई। दरअसल जुनरो सेक्ट ने इसे क्रिएट किया था। इस क्रिस्टल को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था, तो मैंने इसके लिए 3 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स खर्च कर दिए। हमारे कोंगियन पिक के पास जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज थी वो सारी मैंने सेल डाउन कर दी। सो इस तरह से फाइनली ये क्रिस्टल मेरे हाथ लग गया और आज मैं ये क्रिस्टल अपने सक्सेसर को देना चाहता हूँ। जिस पर जियांग कहने लगा कि ये ट्रेजर काफी ज्यादा प्रेशियस है, मैं ऐसी कीमती तोहफे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पर एंसेस्टर शी कहने लगा कि तुम्हें हेजिटेट होने की कोई जरूरत नहीं, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा है। और उतने में एंसेस्टर शी ने अचानक से उस क्रिस्टल को सीधे जियांग की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया। और फिर जब जियांग ने अपनी आंखें खोली उसने देखा कि एंसेस्टर शी ने उसे कैद करके रखा, उसे गोल्डन रोप से बाइंड किया है ताकि वो यहाँ से बिल्कुल भी भागने न पाए। साथ ही उस एंसेस्टर शी की आवाज आने लगी। वो बंदा कह रहा था कि मैंने न जाने कितने ही सालों से इसी पल का इंतजार किया था, न जाने कितने ही सारे लोग मेरे बलि चढ़ गए, मगर आज मैं इस गोल्डन कोर बॉडी से छुटकारा पाऊंगा। अब मेरी कल्टीवेशन कोई लाइफ स्पैन रोक नहीं सकता और आगे चलकर मैं बनूंगा एक इमॉर्टल किंग। इतना कहते साथ ही एंसेस्टर शी अपने असली फॉर्म में आ जाता है। तभी जियांग उससे कहता है कि एंसेस्टर मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। जिस पर
एंसेस्टर कहने लगा, बच्चे मेरे सामने भोला बनने की नौटंकी मत कर। मुझे तो लगा था कि फेरी जू ने तुझे सारी हकीकत बता दी होगी। क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारी और उस फेरी जू की प्लानिंग के बारे में मैं कुछ नहीं जानता? और इतना कहते साथ ही उसने जियांग को दबोच लिया और जियांग से कह रहा था कि यहाँ पर टोटल 12 लैंप्स हैं। जब ये सारे बुझ जाएंगे उस वक्त मैं तेरी बॉडी पर कब्जा करूंगा। उस वक्त मैं रिबॉर्न होकर एक नेसेंट सोल स्टेज वाला कल्टीवेटर बन जाऊंगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं सीधे ट्रांसफॉर्मिंग स्पिरिट एंड रिटर्निंग टू वर्ल्ड लेवल पर पहुंच जाऊं। इसलिए बस तुम अपने मौत का इंतजार करो। एक बार तुम मारे जाओ फिर उस फेरी जू का भी नंबर लगेगा। लेकिन मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देने वाला। वो तो हर रोज मेरे सामने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफी मांगेगी। मैं उसका ऐसा हशर करूंगा कि ना वो जिंदा रह सके और ना ही मर सके। जिस पर जियांग कह रहा था कि तुम एक नंबर के मतलबी हो। तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाने के लिए पूरे फैक्शन को धोखा दिया। तुमने उन्हें बताया कि तुम इस सेक्ट को रिवाइव करना चाहते, बल्कि असल में तो तुम बस खुद के लाइफ स्पैन को बढ़ाने की फिराक में थे। तुमने न जाने कितने ही सारे मासूम डिसाइपल को मार दिया। तुम्हारे जैसा ईवल एक डीमन भी नहीं हो सकता। तुम तो डीमन से बदतर हो। तो एंसेस्टर शी कहता है कि सेक्ट मास्टर ऑलरेडी सब कुछ जानता है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे खिलाफ जा सके। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे जाकर जियांग को दबोच लिया। उससे कह रहा था कि चल अब जल्दी से अपनी बॉडी मेरे हवाले कर दे। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जियांग के माइंड स्पेस को देख पाते हैं। जियांग को पता था कि एंसेस्टर शी यही कहीं होने वाला है, तो वो उसे ढूंढने लगा और तभी उसे अपने सामने एक ग्लास बटरफ्लाई नजर आती है। जियांग कह रहा था कि मेरे पास ब्लैक ड्रैगन का ब्लड है और यहाँ पर है एक ग्लास बटरफ्लाई। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो इससे बनेगा एक बटरफ्लाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही वो शी ने मेरे अंदर अक्वायर्ड डाओ क्रिस्टल को भी ऐड किया है। सो इन सारी चीजों की पावर से शी सीधे नेसेंट सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करेगा। और उतने में वहाँ पर कई सारी बटरफ्लाईज इमर्ज हो गई जो कि जियांग पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। मगर जियांग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए जैसे तैसे खुद को बचाने लगा और अब वही सारी बटरफ्लाईज एक साथ मर्ज होते हुए एंसेस्टर शी को क्रिएट करती है। भले बंदा वाकई एक डीमन में बदल चुका था। उसकी एंशिएंट बीस्ट जैसी बॉडी देखकर ही जियांग की तो होश ही उड़ गए। वो कह रहा था, लियो जियांग ये है तुम्हारी माइंड स्पेस, यानी कि ये तुम्हारी माइंड की कोर है। सो अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर मारा तो तुम्हारी सोल पूरी तरह से वैनिश हो जाएगी और फिर मेरी सोल बड़ी आराम से तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर सकती है। तुम्हारी ये स्ट्रॉन्ग और जवान बॉडी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तो चलो फिर जियांग आज यहाँ पर हम एक फेयर फाइट करेंगे। विनर जिंदा रहेगा और लूजर मारा जाएगा। मैं तुम्हें एक फेयर ड्यूल का चांस देने वाला हूँ ताकि तुम्हें भी कोई रिग्रेट ना रहे। अगर तुम काबिल हो तो मुझे मार दो या फिर अपनी बॉडी को सरेंडर कर दो। जिस पर जियांग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि पता नहीं तुम्हें ये बैटल किस तरह से फेयर लग रही। मैं एक ची कंडेंसेशन का बंदा हूँ और तुम हो एक गोल्डन कोर वाले एंसेस्टर। हम दोनों के दरमियान कल्टीवेशन का इतना बड़ा गैप है कि फेयर ड्यूल कभी भी पॉसिबल नहीं। तुम तो एक नंबर के बेशरम हो जो राइचियसनेस की बातें कर रहे। जिस पर एंसेस्टर शी हंसते हुए कहने लगा कि दुनिया का बस एक ही कानून है, यहाँ पर जो पावरफुल होगा वो कमजोर को बुली करेगा। इस दुनिया में फेयरनेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज तो तेरी मौत कंफर्म है। जिस पर जियांग कहने लगा कि अगर तुझ में वाकई दम है तो यहाँ आकर मेरी बॉडी को पजेस करके दिखा। जो सुनते साथ ही एंसेस्टर शी अपनी पीठ में से एक ब्लेड को बाहर निकालने लगा। वो जियांग से कहता है कि बच्चे तुझे तो मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रही। मैंने न जाने कितने ही साल इस बैटल का इंतजार किया है, तो जाहिर सी बात होगी कि मैं इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार था। न जाने कितनी ही बार मैंने इस मुकाबले में प्रैक्टिस की है और इसी वजह से मेरे हारने का कोई चांस ही नहीं। आज मैं तेरी सोल को मिट्टी में मिला दूंगा, ये मेरा वादा रहा। और इतना कहते साथ ही एंसेस्टर शी ने उस पर अपना एक स्लैश अटैक रिलीज किया। वहीं पर जियांग ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था। वो एंसेस्टर से कहता है कि तुझे लगता है कि तू दूसरों की बॉडी पर कब्जा कर लेगा और दूसरे लोग सिर्फ तमाशा देखेंगे, लेकिन मैं उन लोगों में शामिल नहीं जो तेरे जैसे डीमन के सामने घुटने टेक दे। तब तक एंसेस्टर शी ने जियांग को अपने अटैक में पूरी तरह से जकड़ लिया था। वो कहता है कि तू ची कंडेंसेशन का मामूली सा कल्टीवेटर है, भला मेरे सामने तो कितनी ही देर झटपटाएगा। लेकिन उतने में एंसेस्टर शी को अपने सामने डाओ गेट नजर आया। उसे देखकर ही वो काफी ज्यादा हैरान था। वो जियांग से कहने लगा कि तू तो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर सकता। जिस पर जियांग कह रहा था कि हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैंने काफी कड़ी मेहनत की और हाल ही में मुझे थोड़ी बहुत अचीवमेंट हासिल हुई है। मुझे तो लगा था कि एल्डर मेरी इस कामयाबी के लिए तारीफें करेंगे, लेकिन एल्डर की तो फटके हाथ में आ गई और अब जियांग ने चुटकी बजाते हुए वहाँ का पूरा सीन ही
बदल दिया। दरअसल उसने एंसेस्टर शी को एक अल्टर पर लाकर खड़ा कर दिया था। शी उससे पूछ रहा था कि बता बच्चे तू मुझे किस जगह लेके आया, जिस पर जियांग कह रहा था कि इसे फॉरेस्ट ऑफ ऑल बीइंग्स कहा जाता है। साथ ही साथ कई सारे डिवाइन शैकल्स ने एंसेस्टर शी को जकड़ लिया। जियांग कह रहा था कि यहाँ पर हम दोनों में एक फेयर मुकाबला हो सकता है। और इतना कहते साथ ही जियांग ने अपने डिवाइन पावर को रिलीज करते हुए एंसेस्टर शी पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि एंसेस्टर शी की डिफेंसिव पावर काफी ज्यादा अमेजिंग थी, तो उसने बड़ी आसानी के साथ जियांग के अटैक को काउंटर करते हुए उस पर एक काउंटर स्ट्राइक हिट कर दी, जिसमें जियांग इंजर्ड होकर सीधे जमीन पर पटक चुका था। तब तक एंसेस्टर शी ने उन गोल्डन शैकल्स को ब्रेक करना शुरू किया। वो जियांग से पूछ रहा था कि बता बच्चे आखिर तू है कौन? मैं जानता हूँ कि फेरी जू ने तुझे ये टेक्निक सिखाई होगी। तुम दोनों पालतू कुत्तों ने टीम अप होकर मेरे प्लान को बर्बाद करने की कोशिश की है। और उतने में जियांग वहाँ की चट्टानों पर फ्लाई करते हुए सीधे एंसेस्टर की तरफ अटैक करने रवाना हो गया। जियांग उससे कह रहा था कि तूने हमेशा खुद के फायदे के लिए बटरफ्लाई सेक का यूज किया, न जाने तेरे हाथों कितने ही सारे पावरफुल जीनियस मारे गए। तुझे तो खुद को एंसेस्टर कहने में भी शर्म आनी चाहिए। वहीं पर एंसेस्टर शी उसके हमलों को काउंटर करते हुए पूछ रहा था कि तू मेरे लियो फैमिली का मेंबर हो ही नहीं सकता, बता तू है कौन? और अब यहाँ पर एक जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एंसेस्टर शी जियांग पर हावी हो गया। वो जियांग को अपनी पावर्स में जकड़ते हुए कहने लगा कि तूने सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही ब्लैक ड्रैगन ब्लड को मास्टर कर लिया। इतना ही नहीं, तूने तो अपने माइंड स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटी को भी गेन किया है। और इससे ये बात साबित होती कि तू मेरे लियो फैमिली का खून नहीं, बता तू है कौन? इधर जियांग दिल ही दिल में सोच रहा था कि मुझे बस एक सही मौके की तलाश है, बस एक चांस मिल जाए तो मैं एंसेस्टर शी को ऑन द स्पॉट मार दूंगा। इधर एंसेस्टर शी उसे बता रहा था कि अर्थ एंड हेवन ब्रूटल है, अगर हमने पावर गेन नहीं की तो ये दोनों मिलकर हमें मार सकते। तो इसी वजह से खुद को राइचियस समझने की गलती मत करना, तुझमें और मुझ में कोई भी फर्क नहीं, हम दोनों भी बस जीना चाहते। जिस पर जियांग कह रहा था कि मुझे खुद के साथ जरा भी कंपेयर मत करो, मैंने जिन भी लोगों को मारा था उनके नाम मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कुछ ऐसे क्राइम किए कि मुझे उन्हें मारना पड़ा, लेकिन उन्हें मारने के बाद मैंने हमेशा उनके लिए दुआ की है। जिस पर एंसेस्टर कह रहा था कि तू एक लूजर है, अगर किसी को मारा तो उसका अफसोस जताना नहीं चाहिए। उतने में जियांग की डिवाइन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई थी। जियांग से कह रहा था कि तेरे जैसा बेरहम बंदा कभी किसी के लिए हमदर्दी नहीं जता सकता, तूने तो अपने फायदे के लिए न जाने कितनी सारी मासूमों की जाने ली, इनफैक्ट लियो फैमिली तेरी ही वजह से डिस्ट्रॉय हो गई। जिस पर एंसेस्टर कह रहा था कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर को ही जीने का अधिकार है। और ये सुनते साथ ही जियांग उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।